मैं दिवाकर वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं प्रगति एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम लोग पिछले क्लासेस में देख रहे थे कि इंडियन पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था के संबंध में हमने कुछ वीडियोस आपके सामने रखे। आज का जो वीडियो है, आज हम उस बात करेंगे भारतीय संविधान के गठन की। भारतीय संविधान का गठन, भारतीय संविधान सभा का गठन कैसे हुआ और भारतीय संविधान का निर्माण भारतीय संविधान सभा ने कैसे किया। बहुत लंबे समय से ही भारतीय संविधान सभा की मांग भारतीयों द्वारा, प्रखर नेताओं द्वारा की जाती रही, लेकिन अलग अलग तरीकों से और बस ऐसे मनमाने तरीकों से। लेकिन स्पष्ट तौर पर सबसे पहली बार 1934 में साम्यवादी नेता श्री M.N. रॉय इन्होंने सबसे पहले संविधान सभा की मांग की। सबसे पहले संविधान सभा की मांग, पहली घटना ये घटी क्या? 1934 में M.N. रॉय साम्यवादी नेता, इन्होंने सबसे पहले संविधान सभा की मांग की। 1935 में कांग्रेस ने भी संविधान सभा की मांग की। 1935 में भी कांग्रेस ने भी संविधान सभा की मांग की। इन दोनों ही मांगों को ब्रिटिश सरकार ने नकार दिया। इन दोनों ही मांगों को ब्रिटिश सरकार ने नकार, ठीक, ब्रिटिश सरकार ने मना कर दिया कि हम संविधान सभा आपको नहीं दे सकते। फिर वही द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था। अब ब्रिटिश सरकार पर यह दबाव था कि भारतीय लोग भी द्वितीय विश्व युद्ध का हिस्सा बने और ब्रिटेन की तरफ से युद्ध में भाग ले। तो भारत में जो नेता थे, गांधी जी हो गए, नेहरू जी हो गए, इन सभी लोगों ने भी इस चीज का विरोध किया कि हम जब एक देश नहीं है तो हमसे ऐसी उम्मीद कैसे की जा सकती है। तो इस ऐसी बातों को देखते हुए क्या हुआ, 1940 में अगस्त प्रस्ताव ब्रिटेन की तरफ से रखा गया, जिसमें सैद्धांतिक रूप से संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लिया गया। रियल में नहीं, हाँ ठीक है, अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने कह दिया हाँ ठीक है कि हम संविधान सभा के गठन के लिए सहमत हैं, लेकिन कब, कैसे, क्या होंगे, इस बारे में कोई बातचीत नहीं की गई। द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म होते ही स्थितियां ऐसी बन गई अंततः ब्रिटिश सरकार को संविधान सभा की मांग को स्वीकार करना पड़ा। और 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। ठीक, इसमें तीन सदस्य थे, सर स्टिफर्ड क्रिप्स, A.V. अलेक्जेंडर और पैट्रिक लॉरेंस। इन तीन सदस्यीय कैबिनेट मिशन भारत आया, जिसने कुछ सिफारिशें की। क्या कहा कि प्रति
प्रति 10 लाख लोगों पर एक प्रतिनिधि, प्रति 10 लाख लोगों पर एक प्रतिनिधि। यानी जो भारतीय संविधान सभा का गठन होगा उसमें जो एक प्रतिनिधि आएगा वो प्रति 10 लाख लोगों पर आएगा। ठीक, एक घटना ये हुई। दूसरा, प्रांतों से, प्रांतों भाई दो हिस्से थे, जहां पर ब्रिटेन का शासन था और वो हिस्से जहां पर देशी रियासतें थी। ठीक, तो प्रांतों में क्या था, ब्रिटेनों का शासन था, ब्रिटिश सरकार थी, और देशी रियासतों में क्या था, राजा रजवाड़ों का शासन था। ठीक, तो क्या हुआ कि प्रांतों से अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित, प्रांतों से अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित। तीसरी घटना क्या घटी, रियासतों से मनोनीत, रियासतों से मनोनीत। यानी कि कैबिनेट मिशन ने यह कहा कि प्रति 10 लाख लोगों पर एक प्रतिनिधि संविधान सभा में आएगा। प्रांतों से जो प्रतिनिधि आएंगे वो वहां की सरकारों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाएंगे, और रियासतों को माना कि कहा गया कि यहां से जो प्रतिनिधि आएंगे वो रियासतों द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। इस प्रकार से संविधान सभा का गठन किया जाएगा। इन आधारों पर इसको कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने मान लिया, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने मान लिया। तो हुआ क्या 399 सदस्य संविधान सभा का हिस्सा बने, यानी कांग्रेस के, मुस्लिम लीग के और अन्य के। ठीक, इस 399 सदस्यों में से 389 सदस्यों में से 296 ब्रिटिश प्रांत से, 296 ब्रिटिश प्रांत से, और इस 296 में क्या था, चार सदस्य ब्रिटिश कमिश्नरी से थे। ब्रिटिश कमिश्नरी ये थी, कहीं वो रियासतें थी लेकिन वहां पर भी ब्रिटेन का शासन था, तो वो उसको ब्रिटिश कमिश्नरी कहा गया। और 93 93 सदस्य रियासतों से मनोनीत हुए। ठीक, यानी कि जब कैबिनेट मिशन भारत आया उसने ये प्रावधान, ये शर्तें रखी, जिन शर्तों पे संविधान सभा का गठन हुआ, जिसमें 389 सदस्य चुनकर आए, जिसमें 296 ब्रिटिश प्रांतों से और 93 सदस्य रियासतों से थे। इस 296 में 4 सदस्य ब्रिटिश कमिश्नरी से थे। ठीक, ये घटना घटी और संविधान सभा का गठन हो गया। आगे की बात करने से पहले एक अधिनियम के बारे में चर्चा कर लेते हैं। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने अब तक। एक अधिनियम के बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर एक पूरा कालक्रम देखेंगे, एक सीक्वेंस देखेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या घटनाएं घटी। तो मैं ये कह रहा था कि हमने कैबिनेट मिशन देखा, कैबिनेट मिशन ने क्या किया। ठीक, आगे की पूरे काल घटनाक्रम को क्रम में देखने से पहले एक अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पे जरा नजर डाल लेते हैं कि ये क्या है। क्या हुआ कि 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने क्या कहा कि भारत को 30 जून 1947 को स्वतंत्र घोषित कर दिया जाएगा और वहां पर ब्रिटेन का शासन समाप्त हो जाएगा। जब ये बात मुस्लिम लीग ने सुनी तो उसने विरोध कर दिया। तो
उसने विरोध कर दिया और विभाजन की मांग की, आंदोलन किया और विभाजन की मांग की, जिस कारण से ये क्या हुआ कि ब्रिटिश पीएम क्लीमेंट एटली, ठीक, उन्होंने कहा क्या कि 30 जून 1947 को भारत को स्वतंत्र कर देंगे, ब्रिटेन का शासन यहां पर समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन मुस्लिम लीग ने क्या किया, मुस्लिम लीग ने क्या किया, आंदोलन किया और विभाजन की मांग कर दी। मुस्लिम लीग ने आंदोलन किया और विभाजन की मांग कर दी। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान आ गया। माउंटबेटन प्लान लाया गया, जिसमें ये प्लान के माध्यम से भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्रों के निर्माण की योजना इस माउंटबेटन प्लान में शामिल थी, जिसके कारण अंततः जब ये चीज स्वीकार कर ली गई, ये चीज कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा ये माउंटबेटन प्लान स्वीकार कर लिया गया। और ये इसके बाद ही आया भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इस स्वतंत्रता अधिनियम में ये कहा गया कि भारत दो हिस्सों में विभाजित हो जाएगा, 2 स्वतंत्र डोमिनियन संप्रभु राष्ट्र बनेंगे, 2 स्वतंत्र डोमिनियन संप्रभु राष्ट्र बनेंगे, भारत और पाकिस्तान। इसके बाद यहां पर कही गई, साथ ही ये कहा गया कि संविधान सभा को ही अंतिम सरकार के रूप में माना गया और अंतिम सरकार के रूप में माना गया, ठीक। साथ ही इस अधिनियम के माध्यम से वायसरॉय का पद को समाप्त कर दिया गया और गवर्नर जनरल का पद नया सृजित किया गया कि जब तक संविधान सभा द्वारा संविधान का निर्माण नहीं हो जाता है, गवर्नर जनरल टॉप पर रहेगा, ठीक। और साथ ही भारतीय रियासतों से भी ब्रिटिश शासन को समाप्त कर दिया जाएगा। एक और बात, उसके बाद एक चीज और इसमें कहेगी कि जब तक भारत या पाकिस्तान अपना संविधान का निर्माण नहीं कर लेते हैं, तब तक दोनों जगह का शासन भारत शासन अधिनियम 1935 के अधीन चलेगा। तब तक भारत का और पाकिस्तान का शासन भारत शासन अधिनियम 1935 के माध्यम से चलेगा, ठीक। हुआ क्या, 14 और 15 अगस्त की मध्यरात्रि को भारत स्वतंत्र हो गया, यानी भारत में ब्रिटेन का शासन समाप्त हो गया और पहले गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल माउंटबेटन को ही बनाया गया, जिन्होंने जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई। तो ये महत्वपूर्ण बातें थी भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की, ठीक। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अच्छा, हमने ये चीज देखी। अब आते हैं उस कालक्रम को देखते हैं जिस कालक्रम से भारतीय संविधान का गठन हुआ। अभी मैंने हम लोग ने देखा 389 सदस्य भारतीय संविधान सभा का हिस्सा बने,
अभी जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था। ठीक, तो देखिए पहली घटना 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ। 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ और 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई, संविधान सभा की पहली बैठक हुई। ठीक, मुस्लिम लीग ने इस बैठक का विरोध किया, जिस कारण से मात्र 211 लोग ही शामिल हुए। मात्र 211 लोग ही इसमें शामिल हुए, ये बात समझिए। और इस जो पहली बैठक हुई यहां पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, ठीक भाई। अब कोई सभा है, कोई बैठक हो रही है, तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? उसके लिए अस्थायी रूप से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर 1946 की पहली बैठक का अस्थायी रूप से अध्यक्ष बनाया गया। और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ठीक, इस बात गौर करें कि 11 दिसंबर को 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी रूप से अध्यक्ष नियुक्त कर लिया गया। और श्री बी एन राव इनको संवैधानिक सलाहकार संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। इनको संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। एक घटना और घटी 13 दिसंबर 1946 को ही। क्या हुआ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने वास्तुनिष्ठ ब्रैकेट में लिख देता हूं उद्देश्य पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव यानी वास्तुनिष्ठ प्रस्ताव रखे, जो आगे चलकर भारत की प्रस्तावना का हिस्सा बने। ठीक, अच्छा, इतने सब होते हुए भी अभी हमने देखा कि प्रति 10 लाख पर एक व्यक्ति चुना जाएगा, लेकिन भारतीय संविधान सभा के चुनाव जो वयस्क मताधिकार के आधार पर अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था, फिर भी इसमें एक रोचक बात थी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, आंग्ल भारतीय, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सभी के प्रतिनिधियों को भारतीय संविधान सभा में शामिल किया गया, जिसमें महिलाएं भी इसमें शामिल थी। ठीक, अच्छा, मैंने भी आपको बताया, ये बात समझिए कि सभी प्रतिनिधियों को भारतीय संविधान सभा का हिस्सा बनाया गया। मुस्लिम लीग ने विरोध किया था और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम और 3 जून का माउंटबेटन प्लान के माध्यम से भारत का विभाजन हो गया। इसका मतलब ये जो 289 सदस्य संख्या है, विभाजन के बाद क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो जब ये कम हो गई तो ये बची 299। विभाजन के बाद जो संख्या बची 299 संख्या बची, और 208 कांग्रेस से और
73 और 73 मुस्लिम लीग, तो 73 मुस्लिम लीग से ये सदस्य वास्तविक संविधान सभा जिसने संविधान का निर्माण किया उसका हिस्सा बने। भारतीय संविधान सभा ने कई समितियों के माध्यम से भारतीय संविधान का निर्माण किया, कई समितियों के माध्यम, जिसमें संविधानिक, केंद्रीय संविधानिक और राज्य की संवैधानिक स्थिति का जायजा, केंद्र की शक्तियों के संबंध में ऐसे कई प्रकार की समितियों का गठन किया गया ताकि भारतीय संविधान सभा भारतीय संविधान का निर्माण कर सके। लेकिन उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण है प्रारूप समिति, एस्टिमेशन कमेटी। ठीक, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। प्रारूप समिति का कार्य था कि भारतीय संविधान का प्रारूप का कैसा होगा, इसी को फाइनल करेगी, कैसा बनेगा, कैसा दिखेगा, उसको फाइनल करेगी। तो इसमें क्या किया गया कि प्रारूप समिति के माध्यम से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इसके अध्यक्ष बने। 29 अगस्त 1947 को इसका गठन किया गया। 29 अगस्त 1947 को इसका गठन किया गया था। अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और कौन थे? और मेंबर एन गोपाल स्वामी अयंगर, ठीक, ये सदस्य थे। अगले अल्लादी कृष्णमाचारी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ठीक, एक सदस्य हो गए, दूसरे सदस्य हो गए, और तीसरे थे डॉक्टर के एम मुंशी, फिर सैयद मोहम्मद सादुल्ला, कितने हो गए? ये 5 लोग हो गए। ठीक, छठे नंबर पे देखिए, यहां पर क्या हुआ कि बीएल खेतान ये प्रारूप समिति के सदस्य बने, लेकिन एक घटना घटी, बीमार होने के कारण इस्तीफा दे दिया, त्यागपत्र दे दिया, और इनके स्थान पर एन माधव राव प्रारूप समिति के सदस्य बने। अगले डॉक्टर एक चीज मिस हो गई, बीएल मित्र है, ये बीएल मित्र है, और डीपी खेतान की क्या हो गई? ये हो गई मृत्यु होने के कारण ये पद रिक्त हो गया, जिसके स्थान पर टीपी कृष्णमाचारी प्रारूप समिति के सदस्य बने। तो ये 7 सदस्यीय प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान सभा के प्रारूप का
निर्धारण किया और क्या हुआ, 3 चरणों में प्रारूप समिति ने अपने प्रारूप को रखा। पहला फरवरी 1948 को पहली बार ड्राफ्ट, भारतीय संविधान का ड्राफ्ट को प्रकाशित किया गया लोगों के लिए चर्चा करने के लिए और संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए, कि जो भी संशोधन तो लोगों के लिए खोल दिया गया। इसके बाद दूसरी बार हुआ अक्टूबर 1947, दूसरा प्रस्ताव फिर से 6 महीने से भी कम समय में संविधान सभा ने दूसरा ड्राफ्ट भी तैयार कर दिया अक्टूबर 1948 को। और तीसरी बार बी आर अम्बेडकर ने 4 नवंबर 1949 को अंतिम प्रारूप पेश किया जिस पर 5 दिन तक चर्चा हुई। फिर उसी अंतिम प्रारूप पर ही दोबारा विचार शुरू हुआ, और जब ये विचार पूरे हुए तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड, क्या, द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड नामक प्रस्ताव पेश किया और भारतीय संविधान इसी रूप में पारित माना गया, मूल रूप में पारित माना गया। वो दिन था 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 इस दिन भारतीय संविधान को स्वीकार कर लिया गया, जिसमें 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए, हस्ताक्षर किए और संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित यानी खुद को ही सौंप दिया गया। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। संविधान सभा ने इस कार्य को करने के लिए 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लिया। 18 दिन का समय लिया, क्या, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लिया। यह इसको ऐसे करिए, 3 वर्ष में 12 दिन कम में संविधान सभा ने संविधान का निर्माण पूरा किया। 26 नवंबर 1949 को 84 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया, संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। ठीक, अच्छा, एक चीज ये हो गई, लेकिन ये जब 26 नवंबर की जो घटना हुई, यहाँ पर पूरे संविधान को लागू नहीं किया गया, कुछ ही प्रावधान को लागू किया गया। कुछ प्रावधान जैसे नागरिकता, निर्वाचन, ठीक, नागरिकता, निर्वाचन जैसे प्रावधानों को ही लागू किया गया। निर्वाचन और नागरिकता जैसे कुछ प्रावधानों को लागू किया गया और अंतिम रूप से, पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ पूर्ण रूप से और भारत को एक गणतंत्र के रूप में स्थापित कर दिया। भारतीय संविधान ने 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ पूर्ण रूप से और भारत को एक गणतंत्र के रूप में स्थापित किया और भारतीय गणतंत्र के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। भारतीय गणतंत्र के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। इसके अलावा यहां पर लिख देता हूं, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान क्या, जनगण मन रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना गीतांजलि के 4 अनुच्छेदों को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार
किया गया। इसको क्यों स्वीकार किया गया? क्योंकि 1911 में कांग्रेस में का कलकत्ता में अधिवेशन हुआ, जहां पर 1911 के कलकत्ता के एक अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान को गाया गया था। और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को भारत का राष्ट्रगान स्वीकार कर लिया गया। 22 जुलाई को राष्ट्रध्वज 22 जुलाई को राष्ट्रध्वज स्वीकार किया, जो वर्तमान स्वरूप में है। ठीक, तो इस प्रकार वर्तमान स्वरूप में है। और ये मैंने बताया ना 26 जनवरी 1950, इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति भी चुना गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसी दिन राष्ट्रपति भी चुना गया। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि संविधान सभा का गठन हुआ। 1934 में B.M.N. रॉय ने इसकी मांग रखी, 1935 में कांग्रेस ने मांग रखी, लेकिन ब्रिटिश ने नकार दिया। सैद्धांतिक रूप से 1940 के अगस्त प्रस्ताव में इसको माना गया कि ब्रिटिश ने कहा कि हाँ ठीक है, हम संविधान सभा का गठन करेंगे। 1946 में कैबिनेट मिशन के माध्यम से संविधान सभा का गठन हुआ और कैबिनेट मिशन ने क्या किया, अपना रिपोर्ट दी। उसमें 3 महत्वपूर्ण बातें थी कि प्रत्येक सदस्य प्रति 10 लाख नागरिक प्रति 10 लाख व्यक्ति पर आएगा। ब्रिटिश प्रांतों से अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होंगे और रियासतों से मनोनीत होंगे। ठीक, जिसके माध्यम से 389 सदस्य चुनकर आए। लेकिन मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया, जिसके कारण 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान आया, जिससे भारत का विभाजन हो गया। भारत और पाकिस्तान 2 डोमिनियन स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित हो गए, 2 स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित हो गए। और जो बचा शेष भारत, उसमें 299 सदस्य भारतीय संविधान सभा के अंतिम रूप से हिस्सा बने, जिसमें 208 सदस्य कांग्रेस के थे, 73 सदस्य मुस्लिम लीग के थे। भारतीय संविधान सभा ने अनेक समितियों के माध्यम से अपने कार्य को संपन्न किया, लेकिन उसमें प्रारूप समिति, जो भारतीय संविधान का प्रारूप यानी ड्राफ्ट तैयार करने का जिम्मेदारी जिसको थी, उसको सबसे महत्वपूर्ण समिति माना जाता है, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। अन्य सदस्य N. गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर K.M. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, B.L. मित्र अपनी बीमारी के कारण त्यागपत्र दिया, जिनके स्थान पर M. माधव राव आए, और D.P. खेतान निधन होने के कारण T.P. कृष्णमाचारी प्रारूप समिति के सदस्य बने। इस समिति ने 3 बार भारतीय संविधान के प्रारूप को प्रस्तुत किया और अनेक चर्चाओं के माध्यम से 26 नवंबर 1949 को 284 सदस्यों ने भारतीय संविधान के अंतिम प्रस्ताव प्रारूप पर हस्ताक्षर किए और भारत के संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया। भारतीय संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लिया भारतीय संविधान का निर्माण करने में, यानी 3 वर्ष में 12 दिन कम समय लिया भारतीय संविधान का निर्माण करने में। ठीक, 26 नवंबर 1949 को कुछ प्रावधान नागरिकता निर्वाचन संबंधी लागू कर दिए गए और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुना गया और इसी के साथ भारतीय संविधान ने भारत को एक गणतंत्र के रूप में स्थापित किया। तो ये थी भारतीय संविधान के निर्माण और भारतीय संविधान सभा द्वारा किए गए कार्यों की महत्वपूर्ण बातें, जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट सेगमेंट में मिलेंगे भारत की प्रस्तावना और भारतीय संविधान का स्वरूप। भारतीय संविधान का स्वरूप क्या है, भारतीय संविधान की विशेषता क्या है, इसके वीडियो को हम अगले वीडियो में देखेंगे, इस बातों को देखेंगे। तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कैसा आपको लग रहा है, और अपने डाउट्स भी आप कमेंट्स के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।